फिर मैं आप लोगों के साथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 9 का डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी टॉपिक्स को अगर आप पढ़ते हो, ठीक, अगर उसके एप्लीकेशन को नहीं समझते हो, उसका क्या एप्लीकेशन है, हमारे डे टू डे लाइफ से क्या उसका इंपॉर्टेंस है, तो फिर उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होती है। जैसा कि आप लोग का जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर कभी आप कंपटीशन की फील्ड में जाओगे या आप चाहते हो कि मैं मैथमेटिक्स का एक लर्नर बनूं, एक बेहतर लर्नर बनूं, ताकि मैं मैथमेटिक्स को सीखूं, बेहतर ढंग से अप्लाई कर सकूं, तो मैं बता दूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो कि आपको ज्योमेट्री को धज्जी उड़ा देगा। आप आराम से ज्योमेट्री को टोटल क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 से 4 लाइन में आराम से खत्म कर दोगे एक मैक्सिमम क्वेश्चन को। फिर दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं तो ट्रिग्नोमेट्री का अपना पर्सनल जो है स्कोप है काफी ज्यादा है, ठीक, इसका यूजेस काफी ज्यादा। पहले के टाइम में अगर आप एस्ट्रोनॉमर की बात करते हैं, जो कि आपका प्लैनेट्स के बीच में जो आपका डिस्टेंस, प्लैनेट्स के बीच में और उसके बाद स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही करते थे। या इसके अलावा भी बहुत सारा आप ज्योग्राफी में देख लीजिए या आप नेविगेशन में देख लीजिए, तो हर जगह पे क्या है कि इसका यूजेज है, ठीक। क्योंकि उस जगह पे जैसे ज्योग्राफी में देखिए मैप बनाने में आपका काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। आप ये ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या कहते हैं, नेविगेशन में लीजिए, वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं तो इसका ज्यादा जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन है काफी ज्यादा है, ठीक। तो उसी में से कुछ चंद हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को लेकर के डिस्कस करूंगा, कुछ बेसिक एग्जांपल। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 फैक्ट बताना चाहूंगा। सबसे पहले कुछ टर्म्स है, उस टर्म्स को डिफाइन करने चाहूंगा ताकि आप लोग उस टर्म्स को समझ सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है ये लिखिएगा फटाफट। द लाइन ऑफ साइट is a line drawn from eye of observers, या ऐसे लिखिए observers eye to the viewed object। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, एक मिनट के लिए मैं हिंट लेता हूँ। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, मान लिया कि मैं 1 मिनट के लिए यहां से अगर मैं मान लिया कि इस वर्ड को देख रहा हूं, तो इस वर्ड को देख रहा हूं, तो अपने आप में फीलिंग होता होगा कि मेरी आंख से एक लाइन निकल रही है और वो जो लाइन निकल रही है इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि लाइन ऑफ साइट जो होती है ना, इसी लाइन को, जो लाइन मेरी आई से निकलते हुए इस ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो ऑब्जर्वर वर्ड है, इससे जो ज्वाइन किए, जो मैं फील करता हूँ, ये आपको विजुअल नहीं होगी, आपको फील करने पड़ेगी। तो इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। चलिए, तो अगर आप लाइन ऑफ साइट है, इसी तरह से आप नीचे भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं नीचे देख रहा हूँ, अगर इस पॉइंट पे देख रहा हूँ नीचे करके, तो यहाँ से मैं ऊपर हूँ, यहाँ पर देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर देख रहा हूँ, इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है कि मेरी आई से क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को मिला रही है एक लाइन, ठीक, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। और वही लाइन जो होता है ना, जो हम लोग फील कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस लाइन को हम लोग फील कर रहे हैं उसी लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर आप लोगों ने लाइन ऑफ साइट को समझ लिए, तो अब मैं आपको एक नया टर्म फिर सिखाता हूँ, वो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, एलिवेशन वर्ड तो आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, अगर रोड वगैरह में चलते होंगे कभी बाइक वगैरह से, तो देखिएगा कि वहां पे लिखा हुआ रहता है रोड पे बहुत ज्यादा, काफी जगह। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं एंगल ऑफ एलिवेशन, इस चीज को लिखिएगा। सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, इसको हम लोग सिखा के देखिएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, पहले तो हम लोग सिंपल बातें, मतलब डेफिनेशन बाद में लिखूंगा। सबसे पहले मैं आपको सिंपल से बताता हूं कैसे होता है। देखिए, या इसे लिख लीजिए पहले डेफिनेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन is an angle is defined as angle between
line of sight, the line of sight and the horizontal line. अब ये हॉरिजेंटल लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये हॉरिजेंटल लाइन क्या है, विच इज टू द हॉरिजेंटल लाइन विच इज या तो आप फील्स लिखिए, विच फील्स भी लिख सकते हो, विच फील्स फ्रॉम which feels to go out, which feels to go out from our eye, या from our eye लिखिए या ऑब्जर्वर लिखिए, ऑब्जर्वर। तो ये क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट and the horizontal line which feels to go out from our eye. ठीक, in this case आप अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, in this case object is above the observer's eye. इस केस में क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो होते हैं उसके आई से ऊपर में आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब ऊपर के मतलब क्या, उसके लेवल से वो ऊपर रहता है। चलिए, तो सबसे पहले ये बात क्या है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है। पहले तो इसको मैं एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आप समझ सके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल है कि अगर मैं मान लिया, देखिए अगर मैं मान लिया कि मैं एक पॉइंट की तरह हूं, मान लिया कि मैं एक पॉइंट की तरह हूं, तो मेरा आंख यहाँ पे है, मेरा आंख यहाँ पे, अगर मैं एक इस यहाँ पे एक टाइट है, मान लीजिए मेरा क्या है, काइट है, इस काइट को मैं देख रहा हूं और काइट को भी जस्ट लाइक एक पॉइंट की तरह ट्रीट करना है, यानी कि इसको मान लेंगे काइट। अगर मैं इसको पॉइंट की तरह मान लीजिए मेरा काइट है, इस मतलब मैं यहां से डेफिनेटली मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और मैं क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं देखूंगा तो डेफिनेटली उससे मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा लाइन ऑफ साइट। इन दैट केस लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, ओ से अगर मैं इस ए को मिला दिया तो ये लाइन साइड, जो लाइन सेगमेंट है, तो मेरी क्या होगी, ये लाइन ऑफ साइट होगी। एंड मैंने दूसरा चीज बताया कि फ्रॉम विच, देखिए उसके बाद मैंने सेकंड पार्ट में क्या बताया कि ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया, इसको मैं लिखूंगा लाइन ऑफ साइट। अब डेफिनेशन में मैंने क्या बताया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच फील्स टू गो आउट फ्रॉम आवर आई, दैट मींस ऑब्जर्वर। अब ये मेरा यहाँ पे अगर एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरा आई है, अब यहां से क्या है, मेरी आई से ठीक एक पैरेलल लाइन, तो अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो व्हिच फील्स टू गो आउट फ्रॉम आवर आई, हॉरिजॉन्टल लाइन, या हॉरिजॉन्टल लिखेंगे या तो हॉरिजॉन्टल लाइन लिखेंगे, या यहाँ पे लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हुआ पैरेलल टू द अर्थ। क्या हुआ, पैरेलल टू द अर्थ। तो पैरेलल टू द अर्थ का मतलब हो कि इस तरह से होगा, ठीक, हर एक लाइन जो इस तरह के होंगे वही आपको हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, किसके, उसी को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बोलूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे आई से मैं एक लाइन ऐसा फील करूंगा जो मेरे आई से क्या बाहर निकल रही है, और ये बाहर निकलते ही, या ऐसे इमर्ज भी लिख सकते हैं, बाहर निकलते हुए अर्थ की पैरेलल जा रही है, ठीक। और इस केस में इस लाइन ऑफ साइट और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने जो फील किया है, इस लाइन के बीच का जो एंगल है उसी को मैं बोलता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में हर केस में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जर्वर के आईज के, ऑब्जेक्ट का जो लेवल होता है ऑब्जर्वर की लेवल से ऊपर रहता है, मतलब इसके ऑब्जर्वर से ऊपर रहता है, ठीक, हाइट के केस में। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो जब कभी भी बहुत सारे आपको केसेस ऐसे नजर आएंगे, जैसे कि आप कभी काइट को उड़ाते होंगे और तो आप डेफिनेटली उससे काइट आपसे ऊपर रहता है और आप नीचे की ग्राउंड पे अगर रहते हैं या किसी छत पे रहते हैं, तो वहां से आप उसको देखेंगे तो आपको क्या होगा, आपके लाइन ऑफ मतलब आपका जो आई है वहां से आपका पहले तो लाइन ऑफ साइट फील करोगे, लाइन ऑफ साइट, फिर दूसरा एक लाइन हॉरिजॉन्टल फील करोगे। अगर आप अर्थ पे हो तो इजीली आप समझ सकते कि मैं खुद इसके मतलब मैं तो अर्थ की परपेंडिकुलर हूं, बट जो इजीली मैं सोच सकूंगा क्योंकि मैं खुद को उस टाइम क्या करता हूं कि और मतलब जीरो समझता हूं, मतलब एक पॉइंट की तरह ट्रीट करता हूं, तो फिर लाइन आराम से मैं अर्थ पे ड्रॉ कर सकता हूं। फिर उसी तरह से अगर मैं यहाँ नीचे में हूँ, छत पे कोई बच्चे खड़े हैं उसको मैं अगर देख रहा हूँ तो उस केस में भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अगर मैं नीचे हूँ
और मान लीजिए काइट जो है किसी पेड़ पे अटक गई है या फंस गई है, तो मैं उस काइट को अगर देखता हूं तो वहां पे भी आपको क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग को मिल गया। तो कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेंगे। अब मैं इसको मिटा दूं, अगर आप एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए तो अब इसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो देख लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन is defined as angle between the line of sight and the horizontal line which is fixed to go out from our eye, that means observer. In this case object is below the observer's eye. बस इतना ही फर्क है डेफिनेशन में। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ये आपका एंगल होता है जो किसके बीच में बनता है, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच बनता है। बट इस केस में क्या होता है कि आपका जो ऑब्जर्वर होती है, मैंने ऑब्जर्वर की जो आई होती है उसका लेवल ऊपर रहता है और जबकि ऑब्जेक्ट का लेवल नीचे रहता है। मतलब क्या, वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ देखता है। जैसे आप छत पर से रोड पे चलती हुई कोई गाड़ी को देख रहे हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये ऐसे समझिए कि अब छत पे बैठे हुए बगल से समुद्र से कोई जहाज जा रही है, समुद्र नदी से कोई जहाज जा रही है, तो या पोखर से कोई जहाज, ये आपका कोई नाव चल रही है, तो उस केस में उस नाव का पोजीशन अगर आप देखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि मेरी आई से जो उस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन होती है वो आपका लाइन ऑफ साइट हो जाती है। और फिर आप एक लाइन को ऑब्जर्व करते हो, फील करते हो, तो वहां पे जो हॉरिजॉन्टल अर्थ की जाएगी तो आप तो एक लेवल पे हैं, तो वहां पे अगर इसे मान लीजिए उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आपका ऑब्जर्वर है, ये मेरा ऑब्जर्वर है, क्या है ऑब्जर्वर, और ये आदमी यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि सबसे पहले तो मेरा लाइन ऑफ साइट होगी और उसके बाद यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन फिल करेगी। तो ये जो एंगल अल्फा होगी, यहाँ पे ये अल्फा, ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और इस केस में क्या होता है कि लोग यहाँ पे डेफिनेटली रूप से क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो आप यहाँ पे ले रहे हैं अर्थ पे ले रहे हैं जनरली, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से भी कंसीडर कर लेता है लोग एक सरफेस, और इस केस में ये अल्फा होता है तो ये भी आपका अल्फा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल से अल्फा हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी समझ लिए। चलिए अब जो है हम लोग को जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो मैंने जो रिलेटेड होते हैं ना, उसमें 2-3 फैक्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले डायग्राम आता है। डायग्राम जो होता है उसमें होता क्या है कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आप लोग क्लास 10th की जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, इसमें क्या है कि हर ऑब्जेक्ट को आप हमेशा परपेंडिकुलर फील करोगे, चाहे हो या ना हो। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री उतना ही पढ़ना है जो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हो। आप अगर जैसे मान लीजिए टेम्पल की बात करते हो तो टेम्पल में भी झुका हुआ हो, बट आपको टेम्पल को हमेशा परपेंडिकुलर फील करना है। कोई आपका प्लांट्स हो गया, कोई पेड़ हो गया, तो उस केस में भी उसको आपको परपेंडिकुलर मानना, ट्री को भी परपेंडिकुलर मानना। फिर आप इसके बाद अगर मान लीजिए इसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपका कोई क्या कहता हूं कोई बिल्डिंग हो गया, तो बिल्डिंग को भी आपको एक परपेंडिकुलर लाइन की तरह ट्रीट करना है। अगर आपका जैसे कि मैंने बोला कि बिल्डिंग की बात, तो बिल्डिंग को भी एक लाइन की तरह ट्रीट करना है। उसके बाद अगर आपका मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, मल्टी जिसे आपका सिंगल बिल्डिंग मतलब कि एक माल का जिसको बोलते हैं एक ही छत हो, तो इसके मैं इसको सिंगल बोलता हूं। अगर डबल माल को तो यहाँ पे एक लाइन देकर के आप बता सकते हो कि आपको मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गया। फिर इसी तरह से आप तीसरा बोल सकते हो कि आपका कोई टेम्पल है तो टेम्पल को भी एक लाइन की तरह ही ट्रीट करोगे, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट की चर्चा की हो तो फिर ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको आप लाइन की तरह ट्रीट करो। मैं खुद को भी, अगर मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मेरा हाइट मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, मैंने सारे क्वेश्चन में तो आपका ऑब्जर्वर होगा ही मैक्सिमम क्वेश्चन में, तो ऑब्जर्वर में अगर होगा तो उस ऑब्जर्वर में आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ऑब्जर्वर का अगर आपका हाइट मेंशन किया हुआ तो उस केस में आप उसको भी लाइन की तरह ड्रॉ करके, लाइन ट्रीट करके आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वर की हाइट मेंशन नहीं किया हुआ तो उसको जस्ट लाइक ए पॉइंट की तरह बिहेव करना, वरना आपको क्या करना कि हर केस में आपको देखना। ऐसे तो जनरली क्या होता है, अगर मैं जैसे मान लो किसी पॉइंट को देखा तो डेफिनेटली रूप से मैं अर्थ से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे हूं, तो अर्थ से जितने डिस्टेंस पे अगर क्वेश्चन में मैं मेंशन कर दूंगा कि मेरी हाइट इतनी है, तो उस केस में क्योंकि मेरा आई से अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको भी आपको अगर मेंशन कर देता है क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन में मुझे ट्रीट करके, मतलब हमें भी इस तरह से देखना पड़ेगा। जैसे मान लिया मैं अगर किसी काइट को देख रहा हूं, ठीक, कि किसी काइट को देख रहा हूं, अगर मेरी हाइट मान लीजिए इतना है, ये मेरी कोई हाइट है, ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरी हाइट कुछ दे दिया तो उस केस में आपको खुद को भी यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैं यहां से दिख रहा हूं।
अगर मेरी हाइट नहीं दिया हुआ है तो आप यहां से देखोगे तो डायरेक्ट सिंपल एक पॉइंट यहां रहेगा और ये आपका हाइट हो जाएगा काइट का, आराम से देखोगे। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में अगर आपका ऑब्जर्वर की हाइट मेंशन किया हुआ हो, या आप जैसे टेंपल की बात करते हैं, टेंपल भी देखोगे तो उसका भी बनाने का एक बहुत ही अलग तरीका होता है। टेंपल में क्या करेगा, एक पहले तो एक सरफेस बनाएगा इस तरह से, और इसके ऊपर में क्या करता है, ये टेंपल को खड़ा करता है। तो इसकी भी कुछ हाइट रहती है। इस केस में कभी कभी इसको भी आपको बुक में दे देगा, तो ये चीज आपको डिस्कस करना पड़ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया, कुछ ये भी चीज बता दिया। एक और भी बहुत अच्छी फिगर है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, एक है ब्रिज के बारे में। देखिए ब्रिज के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग फिगर होता है ब्रिज का। ब्रिज जो आपका होता है, जैसे कि आप देखे होंगे तो इस तरह से ब्रिज होता है। अगर किसी रिवर पे ब्रिज बना हुआ तो आपका जो होता है इस तरह से क्या होता है, ये आपका रिवर हो गया, इससे आपका पानी जैसे किस तरह से जा रहा है, मान लीजिए ये आपका पानी जा रहा है, अब ये आपका ब्रिज हुआ। तो इस केस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि यहाँ पे समझने में हेल्प करते हैं। अगर मैं मान लिया कि ब्रिज पे कोई पॉइंट ले लिया, ब्रिज पे कोई पॉइंट ले लिया और ब्रिज के ऊपर में अगर मैं कोई पॉइंट ले लिया और दूसरा पॉइंट जो मैंने ले लिया आपका रिवर के एक तरफ का जो होता है उधर कोई पॉइंट ले लिया, और ये देखिए रिवर के इधर का पॉइंट ले लिया, तो इस केस में आपका इस तरह का एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। और इस केस में अगर ऐसा ट्रायंगल बनता है तो इस केस में आपको पूछेगा कि बताइए कि इस रिवर का जो है आपका, ये जो रिवर है इसकी आपका लेंथ कितनी है। तो इस चीज को आपको वहां पे सोचना पड़ेगा। ये सारी चीज जो है ना फिगर में कभी कभी इमेजिनेशन करना पड़ जाएगा। और सारी बात मैंने आपको बता दिया कि हर चीज को आपको जस्ट लाइक लाइन की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि उसकी मुझे ब्रेथ का चर्चा दिया हुआ ही नहीं रहता क्वेश्चन में। और लाइन की तरह ट्रीट करोगे तभी जाकर के राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करोगे, तभी जाकर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो कि हम लोग को बाउंड्री दिया हुआ है उसका डिस्कशन करोगे। और रिमेन्स चीज तो आप पर डिपेंड करता है कि उसको आप मेजर करके बता भी सकते हो। अगर मान लीजिए कि आप किसी को लाइन की तरह ट्रीट करते हो तो लाइन की तरह ट्रीट करते हो उसकी ब्रेथ को जीरो कर रहे हो, तो किस रेशियो में जीरो कर रहे हो कैलकुलेट करके उसकी सारी चीज बता सकते हो अगर आप उसकी हाइट के बारे में अनुमान लगा दिए। चलिए तो इस तरह से मैंने डिस्कस कर लिया। अगर इतना चीज समझ गए आप लोग तो मैं चलता हूं कुछ क्वेश्चन लेकर के। आपका सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन काफी इजी होता है, बस ध्यान है बशर्ते कि आप लोग थोड़ा सा फिगर को ध्यान रखें। मेरी तरफ से बस इतना ही रहेगा। देखिए ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो मैंने क्या बोला कि हर चीज को आप एक लाइन की तरह बनाओगे। तो बोला कि आपका कोई ग्राउंड है, इस तरह से ग्राउंड होगा और इस पे एक टावर आपका खड़ा है। ये मेरा टावर, मान लिया मेरा ए बी टावर है, फटाफट इस पे लिख लेंगे लेंथ। ज्यादा लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे। ए बी इज इक्वल टू क्या है, लेंथ ऑफ टावर है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये मेरा ग्राउंड है, तो ग्राउंड के एक पॉइंट से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो टावर है इसे इसका फुट कहलाता है, ये आपका टॉप कहलाता है, या इसी को आप ये आपका टॉप कहलाता है, या इसी को फुट बोलते हैं, या इसी को बॉटम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये आपका क्या हुआ, फुट हो गया। बार बार लिखूंगा नहीं, आपको लिखेंगे बॉटम भी इसको बोलते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि फ्रॉम द अच्छा विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर जो है नहीं, टावर से 15 मीटर दूर पे। आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या कि कोई आदमी अगर 15 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, वो चीज देखिए फिर से पढ़ते हम लोग, ये पॉइंट है, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते देखिएगा। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower। तो इस टावर का जो फुट है इससे 15 मीटर अवे डिस्टेंस पे फिर कर रहा है। The angle of the elevation of the top of the tower is found to be 60 डिग्री। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो मुझे क्या करना, पॉइंट को जो है ना जस्ट लाइक ऑब्जर्वर ट्रीट करना, और इस पॉइंट से जो है इस टावर की जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका 60 डिग्री है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो फटाफट यहाँ पे लिख सकते हो कि आराम से ये जो आपका एंगल होगा ये आपका 60 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो अगर इसको ए इसको बी इसको सी मानोगे तो इसके बाद क्या कर सकते हो आराम से कि सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे फिगर क्लियर है, फिगर इज क्लियर। फ्रॉम फिगर भी लिख सकते हैं। देखिए ये आप ए बी बराबर लेंथ ऑफ टावर हो गया जो कि आपको दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर, इसकी चर्चा कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं या फ्रॉम फिगर। आप क्या बोल सकते हो, यहां से इस फिगर से बोल सकते हो कि मुझे ये ए बी चाहिए। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप कहोगे कि क्या यूज करें। मैं इसका चर्चा पीछे की वीडियो में भी किया था, एक जगह पर फोकस किया था, हो सकता है आप लोग ध्यान देंगे। तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको क्या दिया हो पहले ये बताओ। आपको बीसी दिया हो,
बीसी दिया हुआ है ना, अगर बीसी दिया हुआ है तो आपको और फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एबी। तो अब बीसी और एबी इस एंगल के लिए, जो एंगल दिया हुआ उसके लिए ये क्या है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसका मतलब मुझे दिमाग नहीं लगाना, आराम से इसको परपेंडिकुलर, ये बेस है तो परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना, बेस दिया हुआ है फॉर दिस एंगल, सो वी हैव टेकन। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि आराम से टेन का यूज करना है। तो हम लोग कर सकते हैं इन राइट एंगल ट्रिंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रिंगल एबीसी tan 60 is equal to perpendicular by half base, that means AB upon BC, that implies that tan 60 का वैल्यू आप √3 जानते हो, AB का वैल्यू मुझे नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय BC आपका 15 मीटर दिया हुआ है। सो आराम से आप AB बराबर क्या कर सकते हो, 15 √3 मीटर बोल सकते हो। ठीक, ये आ गई। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर आपका AB 15 √3 मीटर आ गया, सो आपका क्या हो गया, आराम से बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ जो आपका टावर आ गया वो आपका कितना आ गया, 15 √3 मीटर आ गया। तो ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 1। अगर आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 समझ गया तो मैं एग्जांपल नंबर 2 देखता। बस फिगर को समझ लिया, मैं बार बार बता रहा हूं, फिगर को ही समझना है, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं और इसमें एक इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिल जाएगा अच्छे क्वेश्चन में, ये 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है an electrician has to repair an electric fault। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिशियन अगर किसी मतलब किसी पोल पे, पूरा क्वेश्चन पढ़ते पहले, an electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 मीटर। तो आपका एक पोल है तो डेफिनेटली रूप से वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा पोल। अब ये क्या है कि बात यहाँ पे क्या है कि एक जो आपका इलेक्ट्रिशियन है वो इसमें फॉल्ट को 5 मीटर डिस्टेंस पे, यहाँ पर जो 5 मीटर डिस्टेंस है, ठीक, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक फॉल्ट है। तो 5 मीटर के डिस्टेंस पे फॉल्ट है तो लाजमी है कि अगर यहाँ पे कोई लैडर मींस दैट सीढ़ी को लगा करके अगर उसको ठीक करेगा तो उस केस में क्या होगा कि ऐसा नहीं कि 5 मीटर पे जाकर के सीढ़ी लगाएगा, वो उसी थोड़े नीचे लगाएगा, तब तो वहां पे जाकर के खड़ा होकर उसको ठीक करेगा। अब पढ़ते हैं आगे। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the pole। अब यहाँ पे क्या है कि वो चाहता है, अगर ये मेरा ये भी पोल है तो वो चाहता है क्या है कि आपका जो 5 मीटर का ये पोल है टॉप से 1.3 मीटर नीचे आ जाए और वहां पे मैं सीढ़ी का यूज करूं। अगर मैं सीढ़ी लगाया मान लिया कि इस तरह से, ये आपको 1.3 मीटर है, ठीक, तो ऑटोमेटिक आप कर सकते हो कि अगर मैं इसको डी मान लिया, इसको मैं सी मान लिया, तो यहाँ पे एडी आपको 1.3 है, तो आप इसको बोल सकते हो कि बीडी आपका कितना हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे करोगे क्या, सबसे पहले लिखोगे क्वेश्चन में एग्जाम्पल 2 देखिएगा, लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, और उसके बाद ये आपका जो CD है, ये CD बराबर मेरा क्या है, लेंथ ऑफ द लैडर, ये मेरा लैडर का क्या लेंथ है जिसको हम लोग CD के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद क्या है कि अब इस क्वेश्चन में और आगे बढ़ते फिर कर रहे हैं, आप यहां से कर सकते हैं, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हो कि AB इज इक्वल टू AD प्लस DB, दैट इंप्लाई दैट AB का वैल्यू 5 मीटर इज इक्वल टू AD का वैल्यू आपको कितना दिया होगा 1.3 मीटर प्लस DB मुझे नहीं मालूम, सो यहाँ पे कर सकता हूँ कि DB बराबर मेरा कितना होगा 3.7 मीटर, ये आ गया, जो मैंने फिगर में किया उसी को लिख दिया। फिर कह रहा है, अच्छा इसमें बहुत भी दिया टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, अब कह रहा फिगर भी दे दिया, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। Also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। तो इस क्वेश्चन में जो मेरा सवाल है यहाँ पे मैंने रूप से ये बोला है कि एंगल ऑफ 60, तो यहाँ पे बोला सबसे पहले व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, ये लैडर का लेंथ कितना होना चाहिए, ये पहला पूछ रहा है। दूसरा बात ये आपका बोल रहा है कि अगर 60 डिग्री से मैं इंक्लाइन किया तो ये बताना कि ये जो पोल का जो फुट है वहां से ये जो आपका ऑब्जर्वर है उसके बीच का डिस्टेंस कितना, ये दोनों चीज मुझे चर्चा करना है। चलिए तो ये आपका इतना आ गया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे डायरेक्ट करता हूं, इन राइट एंगल ट्रिंगल BCD अगर मैं बात किया तो यहां से बोल सकते हो कि सबसे पहले मैं 1060 यूज कर लूं, तो 1060 डिग्री बराबर आप क्या बोलोगे, DB अपॉन BC,
या सीबी इज इक्वल टू 1060 का वैल्यू मेरा क्या है, दैट इंप्लाई दैट √3 इज इक्वल टू डीबी का वैल्यू कितना है 3.7 डिवाइडेड बाय सीबी आपका कितना है, सीबी रहने दीजिए। सो सीबी बराबर क्या आ गया 3.7 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आएगा डेसिमल में कर देना, ये आ गया। फिर बोल रहा है ये आपका ये लैडर का भी लेंथ निकालो, तो ये सीबी क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे भी लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम फुट ऑफ द पोल टू द फुट ऑफ द लैडर, ये आप फुट ऑफ द लैडर, ये आपका डिस्टेंस हो गया सीडी। अब इसके बाद आपको पूछना है सीडी का दैट मींस लेंथ ऑफ द लैडर। तो यहाँ पे बोल सकते हो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे कर सकते हो sin 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट मींस डीबी डिवाइडेड बाय सीडी। तो अगर इसको यूज किए तो यह sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 दैट विल बी डीबी मींस दैट 3.7 डिवाइडेड बाय सीडी। सो सीडी विल बी, अगर मैं इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 7.4 डिवाइडेड बाय √3, तो ये जो मेरा हो जाएगा आपका सीडी बराबर कितना हो जाएगा 7.4 डिवाइडेड बाय √3। आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, जो भी आएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस कर लिया। चलिए इसको मैं डाला था, अगर एग्जांपल नंबर 2 आप लोगों ने समझ लिया तो मैं देखता हूं एग्जांपल नंबर 3। देखिए एग्जांपल नंबर 3 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है। एग्जांपल नंबर 3 में कर रहा है, देखना आप लोग एग्जांपल नंबर 3 में कर रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। तो सबसे पहले हम लोग एक चिमनी मानेंगे, ये आपका एक चिमनी मान लीजिए जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। ये भी तुम लोग लिखेंगे यहाँ पे लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी। अब आगे जो सवाल में दे रहा है वो दे रहा है, अब बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। तो वो एक ऑब्जर्वर जो है आपका 1.5 मीटर का है, इसको मैं मान लिया ऑब्जर्वर जो कि 1.5 मीटर है। ये जो ऑब्जर्वर है इस चिमनी से जो है ये आपका 28.5 मीटर अवे मतलब दूर है। चलिए ये भी कर लिया। फिर बोल रहा है यहाँ पे ले लेते, इसको नाम मैंने रख दिया सीडी। तो यहाँ पे लिखेंगे सीडी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, ये आ गया। इसके बाद आपके आगे का सवाल है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। ये जो आपका चिमनी है इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द हर आई। तो आपका ये अगर ऑब्जर्वर है तो डेफिनेटली रूप से उसका आई सी की जगह पे होगा। तो यहाँ पे करा इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका बन रहा है 45 डिग्री। तो आराम से कहोगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, इसके आई से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगी, ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया। अब आगे क्या पूछ रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो यहाँ पे कहता है इस चिमनी का हाइट क्या होगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपको 1.5 है तो ये आपको 1.5 मीटर हो जाएगा। इसको अगर मैं ई मान लिया तो ए बराबर 1.5 मीटर होगा। अब ये 28.5 मीटर है, सो यहाँ पर सी बराबर क्या होगा 28.5 मीटर आ जाएगी। अब मुझे निकालना है बी, अगर मैं सॉरी बी अगर निकाल लिया, इस बी को अगर फाइंड कर लिया तो ए बी निकालने के लिए बी प्लस ए एनफ है। तो यहां से कर सकता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCE में मैं बोल सकता हूं 1045 डिग्री बराबर B/C। सो BE बराबर मेरा क्या होगा CE, जो कि मेरा कितना है 28.5 इंटू 1045 दैट मींस कितना हुआ, तो ये आपको कितना आ गया 28.5 मीटर, ये आ गया। अब मुझे AB निकालना है। सो मैं AB बराबर क्या बोल सकता हूं, आराम से बोल सकता हूं AE प्लस B। तो यही जो आपका है वो कितना है 1.5 मीटर प्लस ये आपका 28.5 मीटर, और दोनों में मैंने मीटर कॉमन ले लिया तो टोटल में तो कितना आ जाएगा 40 मीटर, विच इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द चिमनी। तो ये आपका हाइट ऑफ चिमनी हो गया, तो अपना लिख लेंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बस इसी तरह से छोटा छोटा रहता है, बस फिगर अगर आप बना लिए तो क्वेश्चन की कहानी वहीं पे समाप्त होती है। बस फिगर बनाना ही थोड़ा सा क्रिटिकल होती है क्वेश्चन में। देखिए अगर आपने 3 नंबर समझ लिया तो मैं चलता, सॉरी ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3, हाँ 3 नंबर अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका पूछ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो आपको बिल्डिंग क्या करना है, एक लाइन की तरह ट्रीट करना है। ये आपका बिल्डिंग क्या होता है, अर्थ से कनेक्टेड होगा, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे मान लिया कि मेरा ये भी क्या है, बिल्डिंग है। अब यहाँ पे सवाल है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये आपका 10 मीटर का है और एक 15 मीटर की डिस्टेंस से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका वो बोल दिया है 30 डिग्री है। मैंने ले लिया ये आपका पॉइंट पी है। फिर बोल रहा है ये फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द। तो अब कराइए जो आपका बिल्डिंग है ना, ये भी तो मैं इसको लिख लेता हूं पहले। लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड AC is equal to लेंथ लिखिए या हाइट लिखिए, हाइट ऑफ द फ्लैग विच इज होइस्टेड एट द पॉइंट ए। तो यहां पे क्या गया कि ए पर एक फ्लैग को होइस्टेड कर दिया गया, इस तरह से एक झंडा यहां पर लगा दिया। अब ये उसको यहां से अगर मैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करता हूं इस पॉइंट पी से, फिर से मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं कि फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग इज फ्रॉम पी 45 डिग्री। और इस केस में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 30 डिग्री याद रखना। चलिए अब इसमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टंप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैं इसको ए बी इसको सी माना तो यहाँ पे करा क्या, पहला फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टंप, तो इसका एसी का लेंथ पूछ रहा है और दूसरा आपसे पूछा क्या कि फाइंड द एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। इस बिल्डिंग जो है आपका इसका इससे डिस्टेंस दैट मींस पीबी पूछ रहा है। तो आराम से हम लोग लेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल एपीएबी में चर्चा करते हैं। लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल पीएबी हम लोग बोल सकते हैं 10 30 डिग्री इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर एबी डिवाइडेड बाय बेस दैट मींस पीबी। दैट इंप्लाई दैट अगर यहां से मैं लिया 10 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू एबी का वैल्यू आपका 10 मीटर डिवाइडेड बाय पीबी मेरा नहीं मालूम है। सो यहां से पीबी में कह सकता हूं 10√3 मीटर आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, आप इन राइट एंगल ट्रायंगल पीबीसी में अगर डिस्कस करते हो, देखना यहां से फिर तो ये आपका क्या निकल गया, पीबी इज इक्वल टू 10√3 व्हिच इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फुट ऑफ द बिल्डिंग। आराम से कर सकते हो। एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल पीसीबी, इन राइट एंगल ट्रायंगल पीसीबी मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, ध्यान से देखना। इन राइट एंगल ट्रायंगल पीसीबी में मैं क्या बोलूंगा कि 1045 इज इक्वल टू 1045 डिग्री 1045 डिग्री इज इक्वल टू सीबी डिवाइडेड बाय पीबी। ये आ गया, दैट इंप्लाई दैट 1045 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से कर सकते हैं। सो सीबी इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, पीबी। तो कुल मिलाकर के मैं बोल सकता हूं कि आपका जो पीबी का वैल्यू आप 10√3 निकाले तो ये आपका 10√3 आएगा। तो ये सीबी आपका क्या हो गया, ये आपका तो यहां से बी और सी के बीच का डिस्टेंस हो गया। बट मुझे क्या चाहिए, आपका एसी चाहिए। तो मैं सीबी को लिख सकता हूं बी ए, या ऐसे लिखिए सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 10√3। वी ऑलरेडी नो दैट वैल्यू ऑफ ए बी। सो सी ए बराबर, आप ये 10 जानते हैं, तो सी ए बराबर मैं क्या कर सकता हूं 10√3 माइनस ए बी का वैल्यू कितना है 10, तो -10 दैट विल बी, अगर मैं 10 कॉमन लिया तो √3 - 1 √3 का वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा कितना 1.732। तो कुल मिलाकर के 0.732 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे दैट मींस 7.32 आपका आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहां से कर सकते हो कि जो आपका एसी इज इक्वल टू दैट मींस हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टंप जो होगा आपका 7.32 होगा और इसका आपका 10√3 होगा। ये तो आपका 17 के आसपास चले जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लिया। अगर 4 नंबर आप लोग समझ गए तो मैं 4 के बाद एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलता हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 5 आप लोग के लिए क्या है। देखिए एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 में कहा the shadow of a tower, the shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, sun's altitude। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, इसलिए मैं इसको सेपरेट बता देता हूँ
क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यही चीज नहीं मालूम रहता सन्स एल्टीट्यूड क्या होता है। ये क्या होता है कि अगर मैं मान लिया कि आपका सन है कोई, ठीक, और ये किसी ऑब्जर्वर पे, किसी ऑब्जेक्ट पे देखता है, मतलब सन से जो लाइट इस पे पड़ती है, जैसे इस पे इससे पड़ा, तो सन्स ऑफ एल्टीट्यूड का मतलब होता है ना कि अगर आपका यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा होगा, तो यही जो आपका एंगल थीटा होता है, इसी को मैं बोलता हूँ सन्स एल्टीट्यूड। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कहा था द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि अगर आपका कहीं पे होगा सन, अब ये कहीं आपका, ये आपका क्या कोई बिल्डिंग मैंने मान लिया, फिर से देखना आपका बोला ये आपका सन है, तो ये आपका सन का हाइट हो गया। अब बोल रहा कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी, अच्छा ये अगर आपका टावर हो गया, ठीक, ये मान लीजिए मेरा टावर है, ये टावर है, यहाँ पे सन का शैडो बनेगा, शैडो बनेगा तो दो केस में। अब बोल रहा फर्स्ट केस में, जब इसका आपका बोल रहा फर्स्ट केस, जब ग्राउंड इज टू फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग और व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड 30 डिग्री, जब ये बोल रहा है कि सन्स का एल्टीट्यूड अगर आप 30 डिग्री लोगे, ठीक, तो इसका जो शैडो बनेगा 40 मीटर ज्यादा बनेगा, 40 मीटर ज्यादा बनेगा देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में पहले मान लेते हो, और ये आपका बी ए बी सी डी ये आ गया। व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो यहाँ पे कहा था हाइट ऑफ टावर क्या हुआ, तो आपका टावर ये भी है, जिसमें फटाफट लोग बना लेंगे आराम से, क्वेश्चन में कुछ तो है ही नहीं इसमें, और इसमें कुछ दिया भी था, एक चीज और दिया था इसमें 40 मीटर लंबा ये दे दिया था, इसका शैडो इतना बड़ा, लेकिन फिर अगर आप 60 डिग्री के केस में, लेकिन आप 30 डिग्री ले तो आपको 40 मीटर ज्यादा शैडो बन गया। चलिए अब हम लोग लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, ये आ गया। यहां से बोल सकते हो कि सबसे पहले मैं 30 का यूज करूं, लेकिन अगर मैं इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो यहां से बोल सकते हो इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे बोल सकते हो 60 डिग्री इज इक्वल टू y अपॉन x, दैट इंप्लाइज दैट 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू y अपॉन x। सो यहाँ से बोल सकता हूँ y बराबर √3 into x, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट होगा। अगर सेकंड पार्ट में मैं चला तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, कहूँ इन ट्रायंगल ABD, तो यहाँ पे आपका आएगा 1030 इज इक्वल टू जो होगा आपका AB अपॉन BD, दैट इंप्लाइज दैट 1030 का वैल्यू 1 अपॉन √3, AB का वैल्यू आपका y डिवाइडेड बाय BD की अगर बात करें तो 40 प्लस x, तो मैं आराम से यहाँ पर 40 प्लस x लिख दूं। सो यहाँ से कर सकता हूँ y यहाँ पे आ जाएगा आपका, दैट इंप्लाइज दैट, यहाँ पे देखिएगा y बराबर √3x है, अगर मैं y की जगह पे √3x लिख दिया तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3x डिवाइडेड बाय 40 प्लस x। सो यहाँ से मेरा क्या होगा 3x बराबर 40 प्लस x, सो x बराबर आपका आ गया कितना 20। तो अगर आपका x बराबर 20 आ गया तो y बराबर क्या हो जाएगा 20√3। अब सवाल में आपसे क्या पूछता है देख लेंगे, हम लोग को पूछ रहा है क्या हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर y है, सो यहाँ पे लिख देंगे, सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर जो आपका आएगा वो क्या होगा 20√3 मीटर आ जाएगी। चलिए इस तरह से मेरा ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अगर ये क्वेश्चन हो गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, फिर इसको मिटा लूं। फाइव नंबर के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है the angles of depression of the top and the bottom of the angles of depression of the top and the bottom of an 8 meter tall building from the top of multi stored building। पहले लैंग्वेज को समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर दो तरह की बिल्डिंग है, एक आपका मतलब सिंगल बिल्डिंग मतलब सिंगल लेवल का बिल्डिंग है, दूसरा आपका मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। तो इस केस में क्या है कि एक बिल्डिंग मैंने मान लिया है फर्स्ट फिगर इधर, और एक बिल्डिंग आपको मल्टी स्टोर्ड है, इस तरह का बिल्डिंग होगा, मतलब दो लेवल उसका होगा। अब यहाँ पे सवाल यह है, ध्यान से पढ़िए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, मतलब यहां से जो है ना, इसको अगर मैं ए बी मान लू और इसको मैं इसको सी डी मानिए, अगर मैं इसको सी डी मान लिया और इसको अगर मैं ए बी मान लिया, ऊपर में आप लोग को देख रही है ए बी मान लो, तो यहाँ पे बोला द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये मेरा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक, फ्रॉम द टॉप ऑफ है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसका जो टॉप है, इसके टॉप से, ठीक, इसके टॉप से इसके टॉप का जो आपका बोल रहा है
फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसके बीच का जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है, ये बता रहा है 30 डिग्री। यहां पे ये आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि आप यहां पे एक फिल करोगे लाइन। फिर वहां से बोल रहा है कि अगर आप, ये आपका 30 डिग्री हो गया, फिर बोल रहा है कि अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें इसके बॉटम से, तो उस केस में ये एंगल बढ़कर 45 हो जाएगी, तो आपको 45 होगी। अब इसको इससे मिला दीजिए। अब सवाल में आपसे क्या पूछता है, एबीसीडी मैंने मान लिया, इसको मान लिया ई। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग पूछ रहा है, और हाइट ऑफ द, ये हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूछ रहा है, मतलब इस एबी को फाइंड करने के लिए बोला है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते। देखिए क्वेश्चन में जो मैंने दिया हुआ है, ये 8 मीटर है, तो ये आपका आराम से बी बराबर 8 मीटर हो जाएगा। ये आपका बी का लेंथ हो गया 8 मीटर, और मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसे x मान लिया और इसे y मान लिया, तो ये भी मेरा y हो जाएगा। चलिए, तो फटाफट लिखेंगे, लेट CD इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिंपल बिल्डिंग, लिखिए बिल्डिंग, या सिंपल लिख लीजिए तो ठीक रहेगा, एंड AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। ये आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट है। अब यहाँ पे बात, ये चीज अगर मैंने मान लिया, और हम लोग लिख लेंगे एक चीज ये भी, लेट C इज इक्वल टू y, दैट विल बी आल्सो dv, सिमिलरली A इज इक्वल टू x। अब मैं कहूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ACE, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ACE में मैं चला, तो ACE में मेरा क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू AE अपॉन C, और AE अगर मेरा x है और C मेरा y है, सो मैं x बराबर, अच्छा ये आ गया, दैट इंप्लाई दैट, यहां से मैं tan 30 का वैल्यू 1/√3 कर सकता हूं, इज इक्वल टू x अपॉन y, सो मेरा y बराबर क्या होगा, √3x। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी में अब मैं करता हूं डिस्कस। देखो इसको, चलिए इसको मैं मिटा लूं, देखिए इसको मिटा लेता हूं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं, देखना आपको। अब लिखूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल एडीबी, यहां से कर सकता हूं, ये आपका कितना डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का दिया हुआ है, तो यहां पे बोल सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ABB डिवाइडेड बाय DB, दैट इंप्लाई दैट 1 इज इक्वल टू AB का वैल्यू x प्लस 8 डिवाइडेड बाय DB का वैल्यू y। सो यहां से कर सकते हो y बराबर x प्लस 8, और y का वैल्यू ऑलरेडी आप √3x जानते हो, तो यहां पे रख सकते हो √3x इज इक्वल टू x प्लस 8। आप दैट इंप्लाई दैट यहां से आप x को मान लोगे तो √3 माइनस 1 इंटू x बराबर 8। सो आपका x बराबर हुआ 8 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। इसको चाहे तो आप आराम से रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करोगे तो इसमें क्या करोगे, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये फाइनली मिल जाएगा 4 इंटू √3 प्लस 1, क्योंकि आपका √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट मींस 2, और 2 फॉर द 4 इंटू √3 प्लस 1 आ गया। ये आपका क्या निकला, y, क्या निकल गया y। तो आपका ये निकल गया डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स, एक चीज निकल गया। अब मुझे चाहिए आपका x, तो y का वैल्यू अगर आपने निकाल लिया, कितना निकाला, 4, y का, सॉरी किसका वैल्यू निकला था, x का निकला था, अच्छा x का निकला था। तो अब यहां पे बोल सकते हैं सो x का इतना निकल गया, तो आपसे सवाल में है अब y भी चाहिए, तो पहले तो मैं y में पुट कर लेता हूं, x का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब यहां पे लिखता हूं सो y बराबर मेरा √3 इंटू x है, तो √3 इंटू x का वैल्यू मैंने कितना है, 4 इंटू √3 प्लस 1, तो 4 इंटू √3 प्लस 1। अगर मैं इसमें क्या किया, 4 √3 को अलग कर लिया, तो बच गया मेरा √3 प्लस 1। ठीक, तो ये जो मेरा y बराबर निकला, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा निकल गया y का जो वैल्यू है, ये डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स, ये जो आपका कितना है, ये डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स एंड मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स। और दूसरा जो आपका है, ये x जो निकला है आपका, कितना निकला है, 4 इंटू √3 प्लस 1। इट इज द सेकंड का जो लेंथ है ना, सेकंड स्टोर्ड बिल्डिंग जाएगा, मतलब कि इसका फर्स्ट लेवल यहाँ पे सेकंड लेवल का लेंथ हुआ, तो टोटल आप लिख सकते हैं
अब लैंग्वेज भी इसमें लिख लीजिए नीचे में मेंशन करके। अब देखिएगा इसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखना है सो डिस्टेंस बिटवीन सिंपल बिल्डिंग एंड मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग इज इक्वल टू, ये आपका y है जो कि आपका कितना 4√3 इंटू √3 प्लस 1 एंड, और भी कुछ पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड, अच्छा इसका हाइट भी पूछ रहा है, एंड हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग जो आएगा x प्लस 8, दैट विल बी x का वैल्यू आपका कितना है 4 टाइम्स √3 प्लस 1 प्लस 8, अगर 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा √3 इंटू 4 अगर आप इसमें से कॉमन ले लोगे, यहाँ पे आप लोग को दिख रही है 4 अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा √3 प्लस 2 प्लस 1 3, तो ये आपका जो आएगा आपका क्या निकल जाएगा, ये हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग करिए। चलिए तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी खत्म कर लिया। अब चलता हूं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। देखिए एग्जांपल नंबर 7 में आप लोगों से क्या पूछ रहा है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 में, देखिए एग्जांपल नंबर 7 में क्या कर रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। तो सबसे पहले वही कहानी जो मैंने क्वेश्चन बनाया था आप लोगों के लिए, इसी के लिए मैंने पहले ही बता दिया था। इस तरह से ब्रिज होगा, इसमें आपका रिवर इस तरह से पास करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री and 45 डिग्री। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, ये ब्रिज है, ब्रिज के किसी पॉइंट पे से, अगर इसका नाम ए बी, इस ब्रिज के एक पॉइंट ले लीजिए एक पार्ट वाले रिवर का, दूसरा पॉइंट बोला है दूसरे पार्ट से। इसमें बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे आपको क्या करेगा, किसकी तरह हॉरिजॉन्टल की तरह ट्रीट करेगा, और इस केस में बोल रहा है कि आपका एक केस में 30 डिग्री एंगल बन रहा है और दूसरे केस में आपका 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूंगा तो थोड़ा ठीक लगेगा ना, ये आपका 45 डिग्री एंगल बन रहा है, ये आपका 45, ये आपका 45 मतलब 45 का मतलब वो इधर से आपका 45 बन रहा है, तो ये आपका 45 है तो यहाँ पर कर सकते हो कि आपका ये 45 है तो यहाँ पे 45 होगा, ये आपका 30 है तो यहाँ पे 30 होगा। तो इसको ए बी सी। आप देखिए क्वेश्चन फिर से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। चलिए इसके बाद बोला है रिस्पेक्टिवली इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, इफ ब्रिज इज हाइट ऑफ द 3 मीटर, तो यहाँ पे अगर मैं इसको इससे मिला दिया तो यहाँ पे बोला कि जो ब्रिज का हाइट है, तो ब्रिज का हाइट का मतलब क्या होगा, नदी से जो आपका रिवर जो होगा उससे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, वही तो उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे बोला इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द बैंक्स, हाँ तो कहीं भी ले सकते हैं 3 मीटर का, ये आपका ये कितना है 3 मीटर है। अब यह बात है कि फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो इसकी ये विड्थ जो है ना, इसकी चर्चा मुझसे करा करने के लिए, जो है ना आपका ये विड्थ जो है इसकी चौड़ाई, इसकी बात करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो आपका इसका ये पुल जो है, ब्रिज जो है, ब्रिज जो होती है इसकी विड्थ की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो पैरेलल होगी तो 30 डिग्री है तो इसको आप आराम से 30 डिग्री बोल दोगे, और ये आपको 45 डिग्री है तो ये भी आपको 45 डिग्री आगे। अब इसको अगर आप ए बी सी माने तो इसको आप डी मान सकते हो, ये आपको 45 है और ये आपका 30 है, इसको डी मान लिया। तो अब इसके बाद आपको इसमें कुछ दिया हुआ नहीं, ये आपका 3 है और कुछ दिया हुआ नहीं। चलिए अगर मैं मान लिया एक मिनट के लिए इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं चलूं तो कर सकता हूं। यहाँ पे पूछ रहा था आपका बीसी का लेंथ पूछ रहा है, ध्यान से देखना आप लोग। अगर मैं इस पार्ट को मान लिया x और इसको y, तो फटाफट आप लोग देखना। तो लिखता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, आपका विड्थ क्या होगा, ये ना चौड़ाई होगा बीसी। तो यहाँ पे करेंगे लेट इन ट्रायंगल एबीसी में करूंगा 1045 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा AD डिवाइडेड बाय DC, दैट इंप्लाइज दैट ये 1 आ जाएगी। AD का वैल्यू आप लोगों को क्या मालूम है 3 मीटर डिवाइडेड बाय DC का वैल्यू x, सो आपका x बराबर क्या आ गया 3 मीटर। एंड अगर मैं सेकंड पार्ट में चलूंगा इन ट्रायंगल ADB
इन राइट एंगल ट्रिंगल एडीबी की अगर मैंने बात किया तो एडीबी में मेरा क्या होगा, अगर मैं एडीबी की बात किया तो यहां पे कर सकते हैं 1030 डिग्री बराबर मेरा एडी डिवाइडेड बाई बीडी होगा। अब एडी डिवाइडेड बाई बीडी होगा तो यहां पे क्या सकते हो 1030 का वैल्यू क्या होगा 1/√3। एडी का वैल्यू कितना है 3 मीटर डिवाइडेड बाई बीडी का वैल्यू कितना है y। सो y बराबर मेरा क्या होगा 3√3 मीटर। सो विड्थ ऑफ द रिवर which is equal to BC is equal to y plus x, और y plus x को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3√3 या प्लस 3 कॉमन आ गया तो √3 प्लस 1। ये जो होगा मेरा 3 × √3 प्लस 1 जो होगा ये आपका विड्थ ऑफ द रिवर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे विड्थ ऑफ द रिवर कैलकुलेट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हो गया आप लोगों का तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ। देखना अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों में नहीं दिया हुआ तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज की तरफ आप लोग को एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें एक्सरसाइज का डिस्कस करेंगे। इसमें फुल्ली जो है आपका एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग क्या करें कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल्स का डिस्कशन किया इस वीडियो में, और इसके जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन थे फिगर्स के बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब बेसिक और एलिमेंट्री चीजें के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इस टॉपिक्स में फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में आप लोग के साथ में क्या करूंगा एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।